हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जो कि लास्ट टर्न पे कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे अबाउट मेटाबॉलिज्म, जैसे कि मेटाबॉलिज्म की फेज कितनी होती हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रीवियसली वीडियो में है। अगर आपको कुछ प्रीवियसली देखना है तो आप उसके लिए हमारी लास्ट वीडियोस देखिए। तो आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ही उसके नाम में छुपा है, पहले मेटाबॉलिज्म हो जाना। बेसिकली जो भी हम ड्रग्स इनटेक करते हैं, अगर वो ओरल रूट के थ्रू हम ले रहे हैं तो वो हमारे गट में जाएगी। गट में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा एज सच डाइजेशन की तरह। उसके बाद वो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में जाएगी, और हेपाटिक पोर्टल में जाने से वहां जब वो लीवर में पहुंचेगी तो लीवर में कुछ एंजाइम्स होंगे जो मेटाबॉलिज्म का फेज 1 होगा, वो उन ड्रग्स के साथ होगा जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन होगा। तो कुछ अमाउंट्स में ड्रग जो है मेटाबोलाइट हो जाएगी, और रिमेनिंग कुछ पोर्शन होगा जो उस ड्रग का वापस ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच पाएगा। तो बेसिकली जो कुछ ये जो ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो उनसे बचने के लिए या तो उन ड्रग्स को हम किसी दूसरे रूट के थ्रू प्रिफर करते हैं, या तो जो उनकी ओरल क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब उसका जो डोज है वो एक्सेस कर देते हैं एज कंपेयर टू पैरेंटल डोज के अलावा। तो और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी बोला जा रहा है। प्री सिस्टमिक का मतलब है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले उसका मेटाबॉलिज्म हो जाना। तो यहाँ पर हम एक ड्रग डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि जो भी डोज हम इनटेक कर रहे हैं मेजॉरिटी ओरल रूट से है। वो यहाँ ये ओरल एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, 100% है। सपोज वो ड्रग 100 mg है। 100 mg अगर ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं वो स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने के बाद उसके कुछ ही पोर्शन एब्जॉर्ब हो पाता है। मोर देन सपोज 70 mg या 70% ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है। अब वो एब्जॉर्ब होने के बाद जितने पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ होगा वो हेपैटिक पोर्टल सिस्टम में जाएगा। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम मींस लीवर में जाएगा थ्रू पोर्टल वेन। पोर्टल वेन्स की हेल्प से वो लीवर में जाएगा, और लीवर में कुछ फेज 1 की रिएक्शंस होंगी जिसमें फेज 1 के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और उसके बाद उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो कुछ ही परसेंट अमाउंट ऐसा होगा जो उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो सपोज आपने ड्रग ली है 100 mg, बट उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो 50 mg के नियर अबाउट आएगा। सो ये डोज हमारा डिजायर एक्शन शो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली मोस्ट ड्रग्स का होता है, और इसीलिए हम उनको या तो ओरली नहीं देते हैं या तो उनकी डोज बढ़ा के देते हैं। तो बेसिकली जो ओरली नहीं दी जाती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल है, लाइक आइसोप्रेनालिल, लिग्नोकेन, टेस्टोस्टेरोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। और जिनका डोज हम इंक्रीज करके देते हैं जैसे प्रोपेनोलॉल, वेरापामिल, सॉल्ब्यूटामॉल एंड मॉर्फिन। तो अब जब मेटाबॉलिज्म की बात हो चुकी है, एंजाइम की बात हो चुकी है, तो हम ये देखते हैं कौन कौन से एंजाइम हैं जो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में या उनके बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रोसोमल एंजाइम, एंड सेकंड वन इज अ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो एक एक करके दोनों की स्टडी करते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स की लोकेशन जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है, जो कि किडनी सेल्स, लीवर सेल्स और इंटेस्टाइन एंड लंग्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन और लंग्स की जो सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी मेन क्लास जो होती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो साइटोक्रोम P450 सीरीज, UGTS means UTP glucuroniide transferase enzyme and monoamino oxidase। ये तीनों के तीनों एंजाइम्स होते हैं जिसमें 90% ड्रग्स मेटाबोलाइट हो जाती है। उसके बाद अगर इनका फंक्शन हम देखें तो जो भी फेज 1 की रिएक्शन होती हैं, लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और कुछ ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, वो इन्हीं एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं। जब ये एंजाइम्स किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं तो उस ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मींस या तो उसमें
ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा या वाटर से वो रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम। ये एंजाइम एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और वो रिएक्शन क्या हो रही है? वो रिएक्शन हो रही है ड्रग की पर्टिकुलर एंजाइम से, जिसकी वजह से उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी से अलग हो जा रही है। दूसरा, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम वो ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं इन हेपेटिक सेल और रेयरली अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली एस्टरेज, एमाइडेज, फ्लैवोप्रोटीन, ऑक्सीडेज एंड मोस्ट कॉन्जुगेसेस एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। मतलब कि जो माइक्रोसोमल कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो ये 3 एंजाइम्स की कैटेगरी अगर हम छोड़ दें तो जो रिमेनिंग एंजाइम्स हैं वो सारे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं और इनका फंक्शन भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन एंड ऑल कॉन्जुगेशन रिएक्शंस एक्सेप्ट ग्लूकुरोनाइडेशन। क्यों? क्योंकि ग्लूकुरोनाइडेशन हमारी माइक्रोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती है और ग्लूकुरोनाइड को छोड़ के अगर हम देखें तो जितने भी अदर कॉन्जुगेशन होते हैं वो सारे के सारे हमारे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की वजह से होते हैं, लाइक ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, इसी तरह से। तो अब आते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। ये एक नया टर्म है बट रिलेटेड होता है मेटाबॉलिज्म से। इसमें क्या होता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन है, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड बाय मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द यूज ऑफ एंजाइम। मतलब अभी तक हमने पढ़ा था कि जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो किसी न किसी एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, या तो वो एंजाइम आइदर माइक्रोसोमल है और नॉन माइक्रोसोमल है। बट कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी भी होती हैं जो वो बॉडी फ्लूइड्स पे जाती हैं तो उनका अपने आप ही मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जा रहा है, मतलब कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से उनका एलिमिनेशन हो जाता है और इसी रिएक्शन को हॉफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एट्राक्यूरियम जो हमारी ड्रग होती है वो हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट, एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन। तो अभी तक ये देखते हैं कि सारे एंजाइम्स किसी ना किसी ड्रग को कैटालाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बट साथ ही कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो खुद उस एंजाइम को ही आइदर इंड्यूस कर दे और इनहिबिट कर दे। तो यहाँ पे इंड्यूस का मतलब होता है कि उस एंजाइम, सपोज माओ एंजाइम है हमारा या फिर यूजीटी एंजाइम है, उसको कोई दूसरी ड्रग आती है और उसको प्रमोट कर देती है, मतलब उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, तो जिसकी वजह से वो एंजाइम ज्यादा से ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर देगा। तो जिस वजह से जो दूसरी हमारी ड्रग थी वो या तो बिना एक्शन दिए ही बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी या एक्शन देने के बाद एलिमिनेट होगी। तो इसी कैटेगरी या इसी इंटरेक्शन को हम ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में या ड्रग इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। बेसिकली ड्रग इंटरेक्शन में इसको पढ़ेंगे कि कौन सी दो ड्रग्स होती हैं जो एक साथ नहीं दी जाती हैं। जैसे कि कुछ एंजाइम इंडक्शन या इंड्यूसर्स के नाम है ग्रिशियोफुल्विन, फिनोबार्बिटोन, क्लोरमफेनिकॉल एक्सेट्रास। तो क्लोरमफेनिकॉल क्या कर रही है, खुद तो मेटाबोलाइट हो जाएगी किसी न दूसरे एंजाइम की वजह से, बट ये किसी एक ऐसे एंजाइम को भी इंड्यूस कर देगी जो किसी दूसरी ड्रग को मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। ओके, तो और इसी तरह अगर हम इनहिबिशन देखते हैं तो इनहिबिशन ऐसे टर्म है जो किसी एंजाइम की खुद की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं। मतलब ये ड्रग तो अपना एक्शन शो करती ही है, साथ ही साथ जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स हैं लीवर में उनकी एक्टिविटी को भी सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से वो एंजाइम कैपेबल नहीं हो पाता है उस ड्रग के मेटाबॉलिज्म को करने के लिए। तो इस वजह से वो जो ड्रग ने ले रखी है उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड में उसका प्लाज्मा लेवल हाई हो जाएगा, तो जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, लाइक कीटोकोनाजोल, निकोटिनिक एसिड, वॉल्पोरिक एसिड, आइसोनियाजेट एंड मेनी मोर। तो ये ड्रग्स कुछ ड्रग के इंटरेक्शन, कुछ ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा भी देती हैं और या कम भी कर देती हैं, तो इसी वजह से वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है।
ये लास्ट टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। एक बार आप इसको और देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। सो ये हेल्पफुल रहेगा। इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिए और अपने रिटर्न मैटर में बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। Thanks for watching. Do like, share and subscribe.